Welcome friends, back to Sanjay Agarwal Maths classes. So I am here to teach you Maths of class 12. We started with the chapter called Vectors, and the chapters are divided into episodes. So episodes on vector will be around 20 of them. So what now we are going to do is episode number 14. So you should go through the previous episodes so that you really appreciate and understand what's going to happen in episode number 14. So we are doing numericals on dot product. I am giving you assignments on every topic. They will be available as a link in the description below. From there you can get hold of this assignment. So in the previous 2 episodes we have been doing questions, and I am very sure we will finish the questions in this assignment, so that in episode number 15 we can take the last product of last topic of vectors, that is cross product of vectors. So now we have to start this lecture by question number 17. 1 to 16 we have already done, and if you are interested to study vectors and you want to revise, obviously you will go back to the previous episodes and watch them. That I am promising to you. You go through these lectures, make proper notes, make your theory copy, do the assignments I am doing in the class here. You don't need anything else. You are there to get full marks in vectors. Now, sum of 2 unit vectors is a unit vector. If sum of, this is the important question, if sum of 2 unit vectors is a unit vector, find the magnitude of their difference vector. जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, मेरा नाम है संजय अग्रवाल। मैं पिछले 30 सालों से ज़्यादा हो गए मैं बच्चों को 12th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ न्यू दिल्ली इंडिया। कम से कम 10,000 बच्चे तो क्लास 12 में ही मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पहली बारी मैंने सोचा कि इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया जाए, जिससे कि बाकी और हज़ारों बच्चों का फ़ायदा हो सके। मेरा कोचिंग सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये एक मेरा नया प्रयास है सब बच्चों को मदद के लिए। सो मैंने कौन सा चैप्टर शुरू किया है? 12 का वेक्टर्स। हर चैप्टर को हम लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। लेक्चर्स का नाम होगा एपिसोड्स। तो अभी आपको जो ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है ये एपिसोड नंबर 14 है। इसका मतलब इससे पहले 13 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए हैं और आप उनको देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे हैं। तो अगर आज ही आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आप पीछे वाले सारे एपिसोड देखते हुए यहाँ पहुँचेंगे, तो अब जो आपके सामने हो रहा है वो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके ऊपर एक असाइनमेंट है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में होता है। फिर वो असाइनमेंट पूरा का पूरा क्लास में सॉल्व होता है। असाइनमेंट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, पिछले सालों के बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने पहले 5 एपिसोड्स में थ्योरी की, फिर 6, 7, 8, 9, 10 में हमने न्यूमेरिकल्स किए उन थ्योरी के ऊपर। तो 5 लेक्चर्स हमने न्यूमेरिकल्स किए। फिर 11 में हमने डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी की, वो बहुत बड़ी थ्योरी नहीं थी। फिर 11th में 12, 13, 14 में हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। पीपी का मतलब है प्रैक्टिस पेपर, और ये दूसरा वाला है तो ये प्रैक्टिस पेपर 2 हो गया। उसके अंदर हम पहले 16 क्वेश्चन इससे पहले वाले एपिसोड्स में कर चुके हैं। अब ये 14th एपिसोड में हमने क्वेश्चन नंबर 17 शुरू किया है। अब इसमें क्या दिया है, अगर आप अपने प्रिंट आउट ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आपको 2 यूनिट वेक्टर दिए हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब आपको पता ही है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उनका जो सम वेक्टर है, रिजल्टेंट, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। आपको उनका जो डिफरेंस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो व्हाट इज गिवन टू यू, हम ना नाम अपने आप दे देते हैं। वेक्टर ए 1 मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का 1 मान लेते हैं, और इनका सम जो है उसका भी 1 मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और आपको क्या निकालना है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस वेक्टर। So I am going to assume names for 2 vectors. Let magnitude of vector A be 1, let magnitude of vector B be 1,
लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ देयर वेक्टर्स इज 1, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है रीड इट, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस वेक्टर. Is it okay? Is the question clear to you? You are given two unit vectors, their sum is incidentally also a unit vector, you have to find the magnitude of their difference vector. दो यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, मैंने नाम अपनी मर्जी से माना a और b, फिर उनका सम दिया है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और आपको इनका माइनस करके जो दो वेक्टर्स हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. अब ये क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग लाइन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की टफ थी, इसकी भी ओपनिंग लाइन टफ है. आपको ना यहाँ पे एक फॉर्मूला कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं ना तो ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है. ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला है. सो दिस इज द रेडीमेड फॉर्मूला फॉर यू, लेकिन इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं. चलो करते हैं. इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी. पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, तो वो प्लस 2a डॉट बी माइनस 2a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया. तो ये फॉर्मूला है. देखो फॉर्मूलेस तो हमें याद करने पड़ेंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, तो कुछ तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी. अब आप फिर से एक बहुत फेमस स्टेटमेंट याद करेंगे, इसको तो आप कहीं लिख के ना अपने रूम में चिपका लीजिए. स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ये ना आपके वन लाइनर्स हो गए हैं, यू मस्ट रिमेंबर देम. स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. अब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं. स्क्वायर ऑफ द, नहीं इसमें तो हम स्ट्रेट लगा रहे हैं. स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. इसको भी हमने ऐसे कर दिया और इसको भी हमने ऐसे कर दिया. आप इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए. अब हमें वैल्यूज डालनी है. इसकी वैल्यू तो 1 दी गई है और स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख दूँ. ये हमें निकालना है और ये भी वैल्यूज आपको 1 और 1 दी हुई है, ये दी हुई है और स्क्वायर होके 1 हो जाएंगी. अब 1 प्लस 1 2 होता है, 2 इंटू 2 ऑब्वियसली 4 होता है. अब ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 हो जाएगा. तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस माइनस नहीं डालेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता. सो दिस इज द इजी क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर द ओपनिंग लाइन. सो दिस इज द क्रस्ट ऑफ द आंसर. तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, बाकी चीज़ें तो फटाफट हो जाएगी. तो कुछ क्वेश्चंस की हमें सिर्फ ओपनिंग लाइन याद रखनी है, बाकी चीज़ें तो आराम से आपकी हो जाती. सो वी फिनिश अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17. सो क्योंकि हम इतनी वेट नहीं करेंगे, आई विल स्टार्ट बाय द अनदर क्वेश्चन. माई एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड. राइटिंग के लिए आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, या वंस यू आर थ्रू विद द असाइनमेंट यू कैन डू देम योरसेल्फ, और आप इस वीडियो को दोबारा देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर इससे हमें थोड़ा समय बचेगा. और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन है. आपको एक अननोन वेक्टर निकालना है. तो पता है अननोन वेक्टर को हम क्या करते हैं, हम लेट लिख के ऐसे लिख लेते हैं, xi प्लस yj प्लस zk. ये एक अननोन वेक्टर हो गया. लेट का मतलब मैंने एज्यूम किया. और ये वेक्टर 3 वेक्टर्स और दिए हैं, उनका कोई नाम नहीं दिया था, हम लिख लेते हैं b c और d. ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ऑथर ने नाम नहीं दिया, उसने सिर्फ बोला है. ओके, ये दिया गया है 3i माइनस 5k, इसमें j मिसिंग है, इसमें 2i प्लस 7j, इसमें k मिसिंग है, और इसमें 3 है. और क्या दिया है, ये अननोन वेक्टर का इनके साथ डॉट प्रोडक्ट दिया है. तो एक बारी मैं क्वेश्चन पूरा ब्लैक बुक पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको पढ़ के भी सुनाता हूँ और इसको समझाता भी हूँ. All right. Now I have written the question because everybody may not be having the assignment. Okay, let me read the question. Let me stand here. See, this is the assignment
in the link below. Question number 18, practice paper 2, dot product of two vectors, vectors of class 12 maths. Dot product of a vector with vectors 3i minus 5k, 2i plus 7j, I plus j plus k are respectively minus 1, 6 and 5. Find the vector. अब देखिए आपको एक अननोन वेक्टर निकालना है. अननोन वेक्टर निकालने के लिए मैंने उसको इज्यूम कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो आप मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालिए. और आपको क्या दिया है, इस वेक्टर का इस वेक्टर को जिसको मैंने नाम दे दिया बी, उसका डॉट प्रोडक्ट -1 है. अननोन वेक्टर का वेक्टर सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 6. अननोन वेक्टर ए का डी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट दिया गया है 5. चलिए आप आगे बढ़े. क्वेश्चन आपको क्लियर है. आई हैव स्पोकन द क्वेश्चन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. लेट मी ट्राई टेकिंग बोथ द लैंग्वेजेस. अब ए डॉट बी क्या होता है, आप सबको पता है ना. ए डॉट बी क्या होता है, 3 ब्रैकेट्स, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स बनाते हैं हम. अब ए के कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड, बी के क्या हैं 3 और यहाँ 0 डालना, कहीं -5 डाल दो. ऑल राइट, A1 B1 प्लस A2 B2 विच इज मिसिंग प्लस A3 B3. ऑल राइट, ए डॉट बी कितना है -1, तो ये हो गया 3x -5 से हो गया. ये आपकी एक इक्वेशन बन गई. अब हम ए डॉट सी पे चलते हैं. अब ए डॉट सी क्या होगा, वही पेयर ऑफ ब्रैकेट्स 3 बारी. आगे तो ए के आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे x y एंड z, पीछे सी के आएंगे. सी कहाँ है, ये रहा 2 7 और के वाला 0. और ए डॉट सी की वैल्यू दी गई है 6. ये हो गया 2x प्लस 7y. ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन. ऑल राइट, अब ए का डी के साथ दिया गया है. ए डॉट डी दिया गया है 5. अब ए क्या है, सॉरी यहाँ 5 नहीं लिखते, यहाँ हम ब्रैकेट बनाएंगे. पहले वाले ब्रैकेट में ए के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डालेंगे, आई जे के कोफिशिएंट डालेंगे जो कि एक्स वाई और जेड है. और पीछे डी के कोफिशिएंट्स डालेंगे जो कि यहाँ पे है 1 1 1. और यहाँ पे ए डॉट डी की वैल्यू डालेंगे जो क्वेश्चन में ऑथर ने दी है 5. और ये इक्वेशन बनी x प्लस वाई प्लस जेड. इज इट ओके. तो ये अननोन वेक्टर मैंने माना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 3 वेक्टर ऑथर ने दिए, उनको नाम मैंने दे दिया बी सी डी. ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट -1 है, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 6 है, ए का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 है. डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता ही है. ए डॉट बी क्या होगा, इसके कोफिशिएंट्स लेने हैं, यहाँ लिखने हैं. पीछे वाले ब्रैकेट्स में बी के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 3, जे मिसिंग है 0 एंड -5. थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बारी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. ए डॉट बी -1 है, 3x -5. ओहो देखा, यहाँ एक मिस्टेक हो गई. ये कभी कभी फ़ायदा हो जाता है रिवीजन करने का. अभी आपके सामने मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो -5z. अब ए डॉट सी फिर से 6 ब्रैकेट्स बनेंगे. आगे एक्स वाई जेड आएगा जो ये वाले 3 नंबर्स हैं, पीछे सी के आएंगे 2 7 के मिसिंग है 0 हो जाएगा. 2x प्लस 7y इज इक्वल टू ए डॉट सी. ए डॉट सी कहाँ बना, वो ऑथर ने दिया हुआ 6. अब ए डॉट डी हुआ, वही ब्रैकेट्स बने, आगे एक्स वाई जेड आया, पीछे डी के कोफिशिएंट्स आएंगे 1 1 1 1 1 1, x इंटू 1 y इंटू 1 z इंटू 1. ये हो गया और ए डॉट डी 5 दिया. अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं. इस बात से आप बहुत फेमिलियर हैं कि मैथ्स में जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होती हैं, तो हम उनको सॉल्व करने के कंडीशन में होते हैं. सो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं वो 3 इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूँ. ऑलराइट, पहली इक्वेशन क्या है, 3x - 5z इज इक्वल टू -1. ओके फाइन. अब दूसरी वाली क्या है, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6. और तीसरी वाली क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. अब इन 3 इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x, y एंड z की वैल्यू निकालनी. अब यहाँ से मैं छोड़ भी सकता हूँ, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ कैसे इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें. ऑफ कोर्स हम मैट्रिक्स मेथड तो लगाएंगे नहीं, तो हम अपना कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई वाज थिंकिंग लेट मी राइट z इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x एंड पुट इट इन द थर्ड इक्वेशन. देखो कैसे आप और भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, एवरीबडी इज फ्री. आप ऐसा करेंगे, -1 को यहाँ ले आइए,
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 5z। सो लेट्स रीअरेंज, -1 विल कम हेयर, इट विल बिकम प्लस, बदल जाएगा। अब इससे z क्या बनेगा वो अभी आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी रीअरेंज करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -7y। एम आई राइट? 2x माइनस 6, ऑलराइट, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -7y। और इट्स बेटर बिकॉज आई एम राइटिंग y इन टर्म्स ऑफ x। तो इसको ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, दिस इज बेटर। अब ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। नाउ व्हाट इज z फ्रॉम हेयर? z विल बी 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 5 एंड व्हाट विल बी y फ्रॉम हेयर? 6 माइनस 2x अपॉन 7। समझ में आया बच्चों? पहले मैंने 5z उधर ले गया, -1 इधर लाके +1 हो जाएगा, -5z उधर जाके +5z हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे 7y को यहीं रखा, 2x को मैं उधर ले गया तो 7y हो गया, 6 माइनस 2x, 7 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब इसमें ये वैल्यूज डाल दीजिए। अब देखो x को x ही रहने दो, y की जगह लिख लीजिए 6 माइनस 2x अपॉन 7 और z की जगह लिख लीजिए 3x प्लस 1 अपॉन 5 और इक्वल टू 5। अब ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई x में। मेहनत तो लग गई इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, ये बोर्ड में नहीं आएगा इतना लंबा क्वेश्चन। 7 इंटू 5 35 हो गया। ओके, अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 35x आएगा प्लस 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, वो इससे मल्टीप्लाइड होगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और वो 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब आप ऊपर ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या आएगा? 35x 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30 आता है और -2 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 7 3 21x प्लस 7 1 7 और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 5 कितना होता है? चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी बाद में कर लेंगे। अब आप देखो ये लाइक टर्म्स को क्लब करो, 35 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25x और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा अभी 21x, इसको भी अभी ऐड करते हैं और 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 37 और 5 5 25, 2 करेगा 5 15 17। अब 25x प्लस 21x हो जाएगा आपका 646x और 175 में से आप 37 माइनस करेंगे। पहले आप ऐसा करिए, 175 में से आप 35 माइनस कर दीजिए तो वो थोड़ा इजी होगा माइनस, फिर इसमें से 2 भी माइनस कर दीजिए तो ये 138 आ जाएगा। एम आई राइट? 138 में से 37 ऐड करो, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी लगा, 3 प्लस 3 6 7 1। अब 46 से डिवाइड करें। अब देखिए ये क्या पूरा कट रहा है क्या? 3 से ट्राई करें, 3 6 18, मेरे ख्याल से 3 से ये पूरा कट रहा है। देखिए 46 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 1 कैरी लगा, 4 3 12, 12 में 1 ऐड किया, ये हो गया, तो ये पूरा कट गया। अगर ऐसा नंबर हमें एग्जाम में आता है ना तो हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा आंसर सही जा रहा है, और अगर कहीं ये कटता नहीं फिर तो हालत टाइट थी एग्जाम में, पूरा शक होता कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। सो व्हेन वी गेट स्वीट नंबर्स, हाँ छोटे मोटे नेचुरल नंबर्स, तो थोड़ा मन खुश रहता है कि हमारी कैलकुलेशन, मेरा भी अभी मन खुश लग रहा है कि ये कैलकुलेशन सही आ रही है, और नहीं कटता ना ये तो बस फिर तो हवा टाइट थी। अब ये जो x की वैल्यूज़ है ना ये घूम के इसमें जाएगी तो आपका z भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ये रफ कैलकुलेशन में हटा देता हूँ। एग्जाम में ना आपको क्या करना चाहिए, टेक ए स्केल, ड्रॉ ए मार्जिन हेयर एंड डू योर रफ वर्क हेयर। किसी और पेज पे मत करिए, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे ना तो आपको अपनी रफ वर्क को भी तो देखना पड़ेगा। तो रफ वर्क किसी सेकंड थर्ड फोर्थ शीट पे मत करिए, उसी एग्जाम वाली शीट पे करिए। ड्रॉ ए मार्जिन, डू योर रफ वर्क ऑन द साइड, प्लीज डोंट डू इट ऑन अदर पेजेस, बिकॉज व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू विल नीड टू गो थ्रू योर रफ वर्क ऑल्सो। अब देखिए ये x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो अब y कितना आएगा? 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 7। ये देखो ना यहाँ डालेंगे, 3 2 6, 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 अपॉन 7 तो आपको पता ही है 0 होता है, और आपका z भी निकल आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1/5। ये देखिए
x की जगह 3 डाल देंगे, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/5 आपका 2 होता है। सही किया ना मैंने? कोई मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल वी ऑल्सो कैन मेक सिली एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक यूजुअली नहीं होंगी। सो अब आपका आंसर आ गया। अब मैं यहाँ ये लाइन मिटा देता हूँ और आपका आंसर लिख देता हूँ, और फिर आपके पास वो टेक्नोलॉजी तो है ही, पॉज करिए इसको। अब आपका आंसर क्या हो गया? जो अननोन वेक्टर ए था ना, वो क्या हो गया? x कितना था? आइयो, x तो हमने मिटा दिया, कितना? 3 था, यस 3i, और j को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, +2। सो दैट फिनिशेज इक्वेशन नंबर 18। ये मेरे को नहीं लगता है बोर्ड में आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इसके अंदर, तो आप इसके लिए टाइम बहुत लग जाएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो इस क्वेश्चन को भी मिटा दिया जाए। अब हमें मालूम है 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये आज इस एपिसोड में मेरे को पूरा करना है, क्योंकि अब एपिसोड नंबर 15 आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ द वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। अब देखिए कितनी ईमानदारी से और कितनी डिटेल में हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो वी आर नॉट रशिंग, भगा नहीं रहे हैं इस चैप्टर को, धीरे धीरे कर रहे हैं। पूरा पर्पज़ यही है कि आप एक बार ये कर लें तो आपकी कहानी खत्म, आपको दोबारा वेक्टर्स कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कॉस ऑफ द एंगल विच द वेक्टर, अब देखो इसमें भी नाम नहीं दिया, वो मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया, √2i + j + k। व्हाट इज द कॉस ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस। ये वेक्टर y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? ये वेक्टर y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपने आप, यू शुड बी वेरी हैप्पी विद योरसेल्फ। कोशिश करिए इसको आप। व्हाट एंगल वेक्टर ए विल मेक विद y एक्सिस। ये वेक्टर ए y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? अगर आप इसको कर लेते हैं, मैं बताता हूं, अगर आपको थोड़ी सी भी लगता है कि आप इसको कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए, देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है नहीं। सबसे पहले ना मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो ये i, j और k के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करें। सो यू स्क्वायर द कोफिशिएंट्स ऑफ i, j कैन ऐड देम, सो दिस विल बी व्हाट? 4, नॉट 4, √2 का स्क्वायर इज 2 + 1 + 1, सो दैट विल बी √4 एंड दैट विल बी 2। तो ये तो आपका एक नंबर आ गया, नॉर्मली स्क्वायर रूट में ही रहता है। √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 1 दैट इज 4, दैट इज 2। नाउ यू डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, यू नो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ए यूनिट वेक्टर, और उसको अलग अलग भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2/2i + 1/2j + 1/2k। So do you recall the theory? Once you convert the vector into a unit vector by dividing the vector by its own magnitude, the coefficients of I, j and k are nothing but the direction cosines. So what will be cos alpha? √2/2, जिसको आप फर्दर काट पीट के 1/√2 लिख सकते हैं। cos बीटा होएगा 1/2, cos गामा भी होगा 1/2। आपको निकालना है एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस, वो ये वाला एंगल है। सो व्हाट विल बी बीटा? आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले यहाँ एक मैंने टेबल बना के दिया था। cos ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2, याद करिए, ये 10th का भी क्वेश्चन बन गया, 11th का भी क्वेश्चन बन गया। cos ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2, डू यू रिमेंबर? 60 डिग्रीज, दैट इज ऑल्सो रिटन इन रेडियंस एट π/3। तो इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं ये भी निकालूंगा, ये 45 डिग्रीज आएगा और ये भी 60 डिग्रीज आएगा, लेकिन मुझसे पूछा नहीं है तो फिर क्यों फालतू में पंगे लें। सो योर आंसर इज vector makes an angle of π/3 with y axis. So it was a very nice question. पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन कम है। वो क्वेश्चन फिर भी कई बच्चे कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो कुछ सोचते रहेंगे। ये आपका डायरेक्शन को साइंस वाली थ्योरी लग गई आपकी। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं शायद नहीं करा था, लेकिन ये 2012 बोर्ड एग्जाम में आया। दैट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन,
मेरे को नहीं लगता है, अगर आप थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर पढ़ना चाहते हैं, यू कैन लीव क्वेश्चन नंबर 20, बट सिंस इट्स देयर इन द असाइनमेंट आई डू इट फॉर यू. सो क्वेश्चन नंबर 20 इज ए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. तो जो बच्चे थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, दे कैन जस्ट स्किप ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. ओके, व्हाट्स गिवन टू यू? ए बी सी आर 3 वेक्टर्स और उनके मैग्नीट्यूड दिए गए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5, magnitude of B is 12 and magnitude of C is 13. So 3 vectors are given and so is their magnitude. Magnitude of A is 5, magnitude of B is 12 and magnitude of C is 13. And what else is given? The sum of the 3 vectors is a null vector. You remember we discussed this. It means they represent the sides of the triangle and you have to find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. Okay, so let's start the answer. वैसे उतना भी बड़ा नहीं है जितना मैं बोल रहा था, नॉर्मल ही है. I'll have to take back my words. इसमें ना आप एक फॉर्मूला फिर से कंसिडर करेंगे, ये आपको स्ट्राइक कर जाएगा. A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी एक होता है. जो नॉर्मल एल्जेब्रा का फॉर्मूला था एकदम उसी की तरह है. पता कैसे, क्या फॉर्मूला इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. भाई ये तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको ना. तो ये फॉर्मूला है आपका. ओके, अब ए प्लस बी प्लस सी की जगह आप नल वेक्टर लिख देंगे और इसकी जगह वही फेमस लाइन लिखेंगे जो हम बार बार लिख रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप एक स्ट्रिप पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए जब तक आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं. स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. इस ब्रैकेट को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये हमारा टारगेट है. तो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया. इट इज़ नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स ए नॉर्मल क्वेश्चन. तो मेरे मन में ना कोई और क्वेश्चन चल रहा था. स्क्वायर ऑफ ए नल वेक्टर विल बी 0. ऑलराइट, क्योंकि इसको भी आप लिख सकते हैं, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है. यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए. ये 5 है ना तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख दूँ 25. ये 12 है, इसका स्क्वायर बोलो भाई 144 और इसका स्क्वायर 169 और इसको आप कॉपी कर लीजिए. ऑलराइट, सो ये 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सी का स्क्वायर 169 और इसको आप छेड़ेंगे नहीं क्योंकि यही तो आपका आंसर है. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी डू? अब इनको ऐड करना पड़ेगा. अब मैं तो ओरल नहीं ऐड कर पाऊंगा, इसको लिख के करना पड़ेगा. पहले 144 और 25 को ऐड करें. ये 9 हो गया. ओके, ये 169 हो गया. इसको दोबारा से 169 ऐड करना है. 18, 12, 13, ये हो गया आपका 338. आई होप माई कैलकुलेशन इज करेक्ट. 5 + 4 9, 4 + 2 6, 1 फिर से 169, 18, 12, 13, एक कैरे लगा 338. भाई गलती हो जाएगी तो मेरे को आप माफ़ करिएगा. अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो मेरे को माफ़ मत करिएगा, मेरे को मदद करिएगा उसको करेक्ट करने के लिए. ओके, अब 338 लेफ्ट में आएगा और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा. तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, 13 है 6 आएगा और ये 160 है. भाई ऑब्वियसली इसका आधा होगा, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया. तो ये -338 इधर होगा, बाद में ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा. A डॉट बी प्लस B dot C plus C dot A. If there is a mistake in the calculation, please write in the comments. Alright, so what is my answer? -169. Okay, so your answer is, वो आप खुद इसको आगे अपने आप लिख लीजिएगा. -169 is the answer. इसको जब काटेंगे तो 169 आएगा, नेगेटिव साइन वहीं रहेगा. So this question came in 2012 board exam. मैं शुरू में जब बोल गया था नहीं कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, वो दूसरा है, वो आएगा अभी आपके वेक्टर प्रोडक्ट में, वो बहुत लंबा है. ऑलराइट, अब अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम.
ना क्वेश्चन बहुत टफ है और ना वो लड्डू है। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। ये तो अभी पहले भी किया था हमने। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज 1, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज 1 एंड सो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम वेक्टर दैट इज ऑल्सो 1. What we did in the previous question, we evaluated this. Remember? So ये तो हम कर चुके हैं. Now we have to find angle between vector A and B. It's a wonderful question. We have already done it in first 5 episodes when I was doing the revision. I'll do this question in 2 ways. Once I'll do it with the help of diagram using the knowledge of basic vectors, and then I'll do it with the help of the formulas. Let's do it with concept first, and that is the beauty, you know. First 5 episodes were a little boring because they were all theory. But then that is also important, you know. If you have to really get the grasp of the subject, theory का strong होना जरूरी है. देखिए, मैं ना एक वेक्टर ले रहा हूँ, ये A और इसका है मैग्नीट्यूड 1. एक वेक्टर ले रहा हूँ B, इसका भी मैग्नीट्यूड है 1. इनका सम ये होगा फिर ट्राइंगल ऑफ एडिशन से, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 1. तो लग तो नहीं रहा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, लेकिन अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्रीज होगा. तो बच्चे सीधा लिख देंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्रीज एंड यू विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स. आपको थ्योरी मैंने बताई थी, बार फिर से अभी खत्म हो रहा है टॉपिक. सपोज ये 2 वेक्टर्स है ना, ऑलराइट. So this is the angle between vectors. This is not the angle between the vectors. You know, at the point of intersection, one vector is arriving, another vector is leaving. ऐसा नहीं होना चाहिए. At the point of intersection, या तो दोनों वेक्टर्स जाएंगे, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, या दोनों आएंगे, ये दोनों सेम है. ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों रॉन्ग है. So at the point of intersection, either both the vectors should be arriving or both should be leaving. Then the angle between those 2 line segments is the angle between the vectors. But if one vector is arriving, other vector is leaving, then it's wrong. तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, जब ये एंगल देख, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक वेक्टर ये आ रहा है और एक ये वेक्टर जा रहा है. एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं है. तो आप बोलोगे सर फिर इनके बीच का एंगल कैसे निकालें? भाई वेक्टर आर फ्री टू मूव इन द स्पेस. आप इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर लीजिए. आप ये वेक्टर ये यहाँ ना बना के यहाँ बना लीजिए. ओके, यू नो दैट वेक्टर्स कैन बी मूव्ड इन द स्पेस. अब आप देखिए, ये वेक्टर भी जा रहा है यहाँ से और ये भी जा रहा है. अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, सबको पता है, ये 120 डिग्री से होगा, जिसको हम 2π/3 भी बोलते हैं. ये क्वेश्चन ना आपके MCQ में भी आ सकता है. परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, मन में ही आपको याद भी रह सकता है. सीधा 120 डालिए, बहुत सारे बच्चे इसको 60 डिग्रीज लिखेंगे. तो ये परफेक्ट क्वेश्चन बनता है MCQ का, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है. अब इसी क्वेश्चन को अब हम दोबारा करेंगे. तो इस क्वेश्चन में ना ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी. So angle between 2 vectors is always between 0 and π including both. And when you are finding the angle between 2 vectors, both the vectors should either be leaving or they should be arriving. So you can make a note of it. 99% this question will not come in the explanatory part. It will come in as MCQ. And it's a very good question for MCQ. तो मेरे को एग्जाम का पेपर बना रहा हूँ तो ये क्वेश्चन मैं पक्का डालने वाला हूँ. अब इसी क्वेश्चन को हम बिना डायग्राम के करते हैं. कैसे करें अब फिर सोचना पड़ेगा. मेरे को लगता है कि हम एक फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे, बहुत फेमस लाइन. यू नो द लाइन, आई एम नॉट राइटिंग इट. अब मैं इस पर 2 बार लिख चुका हूँ इसी एपिसोड में. स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर. रिमेंबर ना? ऑलराइट, तो इसकी जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा, गिवन है. इसकी जगह आप फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b. ऑलराइट, 1 का स्क्वायर 1 होएगा. अब इसको भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, और यहाँ a डॉट b का फॉर्मूला लगा दीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 1 1 कॉस थीटा. ये 1 और ये 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा. ये ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये प्लस था. ये होता है, देखो आगे जाके ना आपको मिस्टेक मिल जाती है. तो यहाँ गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, तो ये प्लस हो गया, ये सारा करेक्ट हो गया. अब 2 कॉस थीटा कितना हो गया,
-1। अब cos थीटा कितना हो गया, -1/2। अब यहाँ फिर एक चैलेंज आ गया, बहुत सारे बच्चे अब इसके बाद थीटा निकाल नहीं पाएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है, क्या करें। cos थीटा जब हाफ होता है तो थीटा आपका π/3 60 डिग्रीज होता है, इस केस में थीटा होता है आपका π माइनस π/3। तो ये चीज़ हम फिर से पढ़ेंगे कभी जब हम ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो ये हो गया 2π/3, दैट इज 120 डिग्रीज। सो दैट इज योर आंसर। आई विल एडवाइज यू टू रिमेंबर दिस एज ए theoretical concept, और वो भी if sum of two unit vector is a unit vector, magnitude of their difference vector is √3, which we did in the previous question or couple of questions before, and if sum of two unit vectors is a unit vector, the angle between the vectors is 120 degrees, that is 2π/3. You can write it in your theory copy. फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं, मेरी सारी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं और अपनी क्लास 12 की मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छे क्या बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स, तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, रैंडम नहीं, कभी एक एपिसोड देखा फिर नहीं देखा। ये तो मान के चलिए कि आपकी फ्री की ट्यूशन क्लासेस चल रही है। सो आपको घर में बैठ के बिना कुछ खर्चा किए यू आर गेटिंग द बेस्ट काइंड ऑफ इनपुट फॉर यू, लेकिन फिर उसका पूरा फायदा होगा जब आप उसको सिस्टमेटिकली करेंगे। सो नाउ वी डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एपिसोड नंबर 14। अब मैं देख रहे हो आप इसको प्रॉपर एकदम वो करने वाला हूँ। तो हर चैप्टर में हम अलग से नाम लिखेंगे, उनके एपिसोड्स लिखेंगे। तो एपिसोड 15 नाउ विल बी ऑन द थ्योरी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एपिसोड 16 ऑल्सो विल बी ऑन थ्योरी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट की थ्योरी ज़्यादा है। डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी एक ही एपिसोड में आ गई थी, एपिसोड नंबर 11। तो एपिसोड नंबर 15 एंड 16 विल बी थ्योरी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन 17, 18, 19, 20, कम से कम 4, हो सकता है 5 भी लग जाए। Cross product is far more difficult and complicated than dot product. Okay, last question of today's class. This is also very nice question. Find the magnitude of each of the two vectors A and B having same magnitude. तो आपको पता है दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर A उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर B के बराबर है और उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेट हटा देते हैं क्योंकि x से लिख दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम दिए, मैंने अपनी मर्जी से उसको x माने। जब अपनी मर्जी से x मानते हैं ब्रैकेट में से लिखते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो इससे कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ओके। और इनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज, और भी कुछ दिया हुआ है, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 9/2। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। Shall I read the question for you properly? Find the magnitude of each of the two vectors A and B, जिसको मैंने x माना है, having same magnitude, such that angle between them is 60 degrees and their scalar product का दूसरा नाम होता है dot product 9/2 है। So this is a very easy question. It's a 1 mark question and it's a board question. A dot B क्या होता है फॉर्मूले से, magnitude A magnitude B into cos of them। मैं सोच रहा हूँ कि अगले असाइनमेंट से ना प्रैक्टिस पेपर 3 से क्वेश्चन के आगे में ब्रैकेट में CBSE में किस साल किस बोर्ड ईयर में वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा वो भी डालने की कोशिश करता हूँ। सो A डॉट B होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। अब A डॉट B कितना है 9/2, मैग्नीट्यूड ऑफ A x, ये भी x और cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्रीज की तो वैल्यू भाई आपको याद रखनी पड़ेगी। cos 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2, तो x स्क्वायर कितना आया 9, और यहाँ पे आप प्लस माइनस मैं बोलने वाला था कि ले लीजिए लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x 3 आएगा, ओके। यूजुअल अलजेब्रा होती तो मैं प्लस माइनस 3 लिखता, लेकिन जब भी मेरे को ध्यान आ गया कि x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विच इज नेगेटिव। आपका आंसर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज ऑल्सो 3। सो we are now through with the basics of the vectors. We have done assignment PP1 on the basics of the vector. Then we did dot product theory in episode number 11. Then 12, 13, 14 we did practice paper 2. Now episode number 15 will be on vector or cross product of two vectors. So I hope you enjoyed the class. You are slowly getting used to my style of teaching और आपको ये धीरे धीरे बहुत फ़ायदा करेगा।
तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में. लेट्स मीट इन एपिसोड नंबर 15 in the next class. Have a nice day. Thank you for watching. Hope you enjoyed the class.